हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आई एम सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 11th हिस्ट्री से जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं पूरी बुक से, वो वन शॉट वीडियो में करवाने वाला हूं आपके फाइनल एग्जाम्स 2025 के लिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे प्लीज़ फॉलो कर लें ताकि मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स देता रहूँ। यूज़र नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है मेरा। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी होती है तो आप आके पूछ सकते हैं। और अगर आपको फ्री PDF नोट्स डाउनलोड करने हैं तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जो कि है क्लास 11 ESP। तो आज का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है राइटिंग एंड सिटी लाइफ, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन टू द वर्ल्ड। जो मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन थी उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा इस दुनिया को। तो सबसे पहला है राइटिंग सिस्टम। तो मेसोपोटामिया में आपको पता है कि एक राइटिंग सिस्टम डेवलप हुआ था जो बहुत पहला शुरुआती राइटिंग सिस्टम था दुनिया में, जिसको क्यूनिफॉर्म कहा जाता था। और उससे बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज भी लिखी गई, जैसे कि द एपिक ऑफ गिलगेमिश जो बहुत फेमस है, जैसे इंडिया में महाभारत है। एग्रीकल्चर की बात करें तो जो मेसोपोटामियन लोग थे उन्होंने इरिगेशन सिस्टम्स को डेवलप किया, जिससे कि वो अच्छे से क्रॉप्स को उगा सकते थे। और उन्होंने बहुत सारे टूल्स वगैरह बनाए, जैसे कि प्लो। ठीक है, इसमें आप प्लो की स्पेलिंग PLOUGH ये वाली लिख सकते हो। ठीक है, ये गलत स्पेलिंग है। फिर है मैथमेटिक्स एंड टाइम्स। सो जो मेसोपोटामियंस थे वो क्या करते थे, एक बेस यूज़ करते थे। 60 का नंबर सिस्टम होता था। अब ये 60 से ये क्या करते थे, आपको पता है 60 मिनट्स के लिए भी यूज़ होता है 1 घंटे में। इसके अलावा जियोमेट्री में 360 डिग्री होते हैं एक सर्कल में। ठीक है, और आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकेंड्स भी होते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर है सिटीज़। मेसोपोटामियन लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ बनाई और अच्छे से वहाँ पे स्ट्रीट्स बनाई, बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए जिनको जिगुरैट्स कहा जाता था। आगे बढ़ें, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। सो दे मेड पॉटरी, स्कल्पचर्स एंड डेवलप्ड बिल्डिंग टेक्निक्स लाइक आर्क एंड कॉलम्स। तो इस तरीके का इनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर रहा। ट्रेड की बात करें तो मेसोपोटामिया एक ट्रेड का हब था। बहुत लोग वहाँ पे ट्रेड करने जाते थे। ग्रेन्स हो गए, टेक्सटाइल्स हो गए, दूर दूर से लोग आते थे ट्रेड करने। और वहाँ करेंसी वगैरह का भी यूज़ आगे धीरे धीरे होने लगा था। तो दे इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ मनी। एजुकेशन की बात करें तो दे स्टार्टेड स्कूल्स थे वहाँ पे, जहाँ स्क्राइब्स को ट्रेन किया जाता था लिखने के लिए और मैथमेटिक्स को सीखने के लिए, और ताकि वो नॉलेज आगे चलती रहे। एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग इन मेसोपोटामिया ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस। सो जो राइटिंग का डेवलपमेंट हुआ मेसोपोटामिया में, पहले क्या वर्बल कम्युनिकेशन होता था जहाँ बोला जाता था, और उनको फिर साइंस में लिखा जाने लगा। सो द फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट यानी कि एक ऐसी चीज़ जिसके ऊपर वो लोग लिखते थे, जो कि 3200 BC में सबसे पहले लिखी गई थी। उसमें बहुत सारे साइंस बने हुए हैं और बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। ये है टैबलेट, जो मेसोपोटामियन टैबलेट है, जो कि आप देख सकते हो। इस पे लिखने के लिए ये पेपायरस नाम से जो प्लांट है, इससे लिखा जाता था। और ये क्यूनिफॉर्म है लैंग्वेज। सो अ टैबलेट इज़ अ फ्लैट स्लैब ऑफ स्टोन। फ्लैट होती है ये, जो कि आप देख रहे हो पत्थर की है, और या फिर क्ले की बन सकती है या लकड़ी की भी हो सकती है। इसके ऊपर इंस्क्रिप्शंस को लिखा जाता था। स्क्राइब यानी कि स्क्राइब का मतलब होता है ऐसा इंसान जो कि लिखता है चीज़ों को। सो वुड वेट द क्ले, वो क्या करेगा, क्ले को गीला करेगा, फिर उसका जो साइज़ है वो उतना बनाएगा गीला करके जितना उसको चाहिए। एंड उसके बाद क्या है, साइज़ इतना भी होना चाहिए कि जिसको वो एक हाथ में आराम से इजीली पकड़ सके। और फिर अगर हम आगे बढ़ें, ही वुड प्रेस वेज शेप्ड, यानी कि क्यूनिफॉर्म साइंस वो उस पर बनाता था इस तरीके के। ठीक है, जैसे कि आपने उसमें देखा होगा क्ले में, देखो ये आपको साइंस नज़र आ रहे हैं, जो ये सारे क्यूनिफॉर्म साइंस हैं। तो वो इस तरीके से बनाता था। और दीज टैबलेट्स वुड बी ड्राइड इन सन, फिर इनको धूप में सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता था, जिससे कि वो जो टैबलेट्स हैं वो हार्ड हो जाएंगी। सिटी और इन मेसोपोटामिया लैक टाउन प्लानिंग एक्सप्लेन। सो देखो, देयर वॉज लैक ऑफ टाउन प्लानिंग इन और सिटी, क्योंकि वो सही से प्लान सिटी नहीं थी। वहाँ की गलियाँ नैरो थी और बहुत ज़्यादा मतलब पतली पतली सी टेढ़ी मेढ़ी सी थी। वाटर ड्रेनेज सिस्टम भी ज़्यादा अच्छा नहीं था, कीचड़ सा रहता था। रेसिडेंट ऑफ उर वर सुपरस्टिशियस, बहुत अंधविश्वासी थे वहाँ के लोग। पीपल यूज टू थ्रो ऑल दी हाउस होल्ड वेस्ट, अपने घर का सारा कचरा गलियों में फेंकते थे लोग।
लाइट केम इनटू रूम्स थ्रू डोरवेज। जो लाइट है, वो जो रोशनी है वो गेट से आती थी, कोई ऐसी विंडोज़ वगैरह से रोशनी अच्छी खासी नहीं आती थी। अगला क्वेश्चन है व्हाट वर द डिफरेंट टाइप ऑफ राइटिंग यूज्ड इन मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया वाले लोग शुरुआत में तो पिक्टोग्राफ यूज़ करते थे, पिक्चर्स से वो अपनी बातें रिप्रेजेंट करते थे, अपने आइडियाज़ को। ओवर द टाइम उन्होंने अपनी क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट को डेवलप किया, जहाँ मैंने आपको ऑलरेडी पीछे इसके बारे में बताया है। क्यूनिफॉर्म वॉज यूज टू राइट सुमेरियन, अक्कदियन एंड अदर लैंग्वेजेस। क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट में ये 2-3 लैंग्वेजेस लिखी जाती थी, और ये बेसिकली रिकॉर्डिंग, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस, जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए, टैक्सेस को लिखने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स को लिखने के लिए, और लिटरेचर को लिखने के लिए, लॉज को लिखने के लिए काम में आती थी जो स्क्रिप्ट है क्यूनिफॉर्म। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट इन अर्बन डेवलपमेंट। तो विदाउट एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अगर अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है, कि भाई आप कि भाई मतलब जो है जो ग्रेन्स वगैरह को कैरी करने में, चारकोल और बाकी की चीज़ों को एक सिटी से दूसरी सिटी ले जाने में, अगर आप एनिमल्स के ऊपर ले जा रहे हो या बैलगाड़ी से ले जा रहे हो, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। सो द प्रॉब्लम इज़ इन एनिमल ट्रांसपोर्ट वर दैट पेरिशेबल गुड्स। देखो, एनिमल ट्रांसपोर्ट के साथ सबसे मेन दिक्कत ये है, जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ख़राब हो जाती हैं, जैसे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये अगर ज़्यादा टाइम लग जाए तो ये इनएडिबल हो जाते हैं, ये खाने लायक नहीं रहते। सो वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ गुड्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड। बहुत ही कम ऐसी चीज़ें हैं जो एनिमल ट्रांसपोर्ट से अगर आप ले जा रहे हो इधर उधर तो वो सही रहता है, अदरवाइज़ ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते खाने पीने की चीज़ें एनिमल ट्रांसपोर्ट से ले जाना। सो दस द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ओवर वाटर वॉज यूज। यानी कि सबसे चीपेस्ट जो मोड है ट्रांसपोर्टेशन का वो पानी था जिसका यूज़ किया जाता था। बोट्स लोडेड विद सैक ऑफ ग्रेन्स, यानी कि जो नाव होती थी उस पर ग्रेन्स वगैरह रखे जाते थे, गुड्स रखे जाते थे। एंड आर प्रोपेल्ड बाय द करेंट ऑफ द रिवर एंड विंड। जो वो नदियाँ होती थी वहाँ से वो बोट्स आगे बढ़ती थी, हवाएं चलती थी, कोई फ्यूल वगैरह नहीं होता था, इसलिए मतलब ट्रांसपोर्टेशन बहुत एफिशिएंट था और इससे अर्बन डेवलपमेंट भी हुआ। सेकंड चैप्टर है हमारा एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं क्या क्या बनते हैं। What were the main characteristics features of the Roman society? So रोमन सोसाइटी न्यूक्लियर फैमिली वहाँ पे होती थी, यानी कि एक माता, एक पिता और एक उनका बच्चा, ठीक है, सिर्फ पेरेंट्स और बच्चे, यही होता है न्यूक्लियर फैमिली में, छोटी सी फैमिली। स्लेव्स वर अ पार्ट ऑफ फैमिली, तो इसमें एक चीज़ और ऐड कर दीजिए, वो है स्लेव्स, तो इस तरीके की फैमिली थी। राइट्स इन ओनिंग एंड मैनेजिंग प्रॉपर्टी, वीमेन इंजॉयड लीगल राइट्स, यानी कि होता क्या था कि भाई लोगों के पास अपने राइट्स थे प्रॉपर्टी मैनेज करने के, और जो विमेन होती हैं उनके पास अपने कुछ लीगल राइट्स थे। डाइवोर्स बहुत इजी होता था। अरेंज मैरिज एंड एज गैप इनकरेज, यानी कि ज़्यादातर अरेंज मैरिज होती थी और एज गैप को अच्छा माना जाता था। वाइड स्प्रेड कैजुअल लिटरेसी, एक कैजुअल लिटरेसी जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा जो दिमाग है वो था हर किसी में। कल्चरल डाइवर्सिटी, यानी कि सोसाइटी में अलग अलग कल्चर्स के लोग रहते थे। मैनी लैंग्वेजेस, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती थी। अर्बन लाइफ थी रोमन सोसाइटी में। ब्रीफली एक्सप्लेन द 3rd सेंचुरी क्राइसिस ऑफ रोमन एम्पायर। हुआ क्या था 3rd सेंचुरी में, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई थी, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रहे थे, एम्परर बदल रहे थे, क्योंकि कईयों को मार दिया गया था, असैसिनेशन हो गया था, कभी सिविल वॉर हो जाती थी, कभी इंटरनल प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा थी। फिर है इकोनॉमिक ट्रबल्स। सो ये जो एम्पायर है रोमन एम्पायर, इसमें बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ गई थी। इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, टैक्स ज़्यादा लिया जा रहा था, ट्रेड में डिक्लाइन हो रहा था और करेंसी की वैल्यू कम होती जा रही थी, जिससे इकोनॉमिक ट्रबल्स होने लगते हैं। मिलिट्री चेंजेस। सो द रोमन लीजन्स वंस इनविंसिबल faced increasing difficulties defending the empire's vast borders। बहुत बारी क्या होता है, एक बारी ऐसा भी टाइम था जब जो रोमन सेना होती है ना वो बहुत ज़्यादा इनविंसिबल थी, कोई हरा नहीं पाता था। बट धीरे 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 जब एम्पायर वास्ट होता गया तो उसकी बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करना भी उतना मुश्किल हो गया। फिर है इन्वेजन्स बाय जर्मनिक ट्राइब। बहुत सारे जर्मनिक ट्राइब्स ही, मतलब जैसे द ससानियन एम्पायर, और बहुत सारे इंटरनल रेबेलियंस हुए जिससे कि रोमन एम्पायर इंटरनली बहुत ज़्यादा वीक पड़ गया। एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ स्लेव्स एंड वर्कर्स इन द रोमन एम्पायर।
तो स्लेवरी बहुत ज़्यादा डीपली रूटेड थी। स्लेव्स होते थे, इंसानों को गुलाम बनाया जाता था और इंसानों को ख़रीदा और बेचा जाता था रोमन एम्पायर के अंदर। इसके अलावा इटली की बात करूं तो 7.3 मिलियन पॉपुलेशन में से लगभग 3 मिलियन तो स्लेव्स ही थे। स्लेव्स को इन्वेस्टमेंट समझा जाता था कि भाई पैसा लगा दिया, अब इससे काम करवाए जाओ अलग अलग। स्लेव्स रूरल इंडेप्टनेस, जो गांव के स्लेव होते थे वो हमेशा कर्ज में ही रहते थे। स्लेव ब्रीडिंग एनकरेज्ड, यानी कि स्लेव ब्रीडिंग का मतलब होता है कि एक जो स्लेव है, ठीक है, वो क्या करेगा कि भाई मतलब अपने और ज़्यादा बच्चे पैदा करेगा, उसको भी स्लेव बना दिया जाएगा। तो 2 स्लेव्स मिलकर जो बच्चे पैदा करेंगे वही स्लेव ब्रीडिंग है। आगे यही सिस्टम चलता रहेगा, उनके बच्चे भी स्लेव्स, फिर आगे उनके बच्चे भी स्लेव्स, तो ये बहुत ज़्यादा होता था। सो दिस प्रैक्टिस इन्वॉल्व फोर्सिंग सेक्सुअल रिलेशंस बिटवीन मेल एंड फीमेल स्लेव्स। जो मेल एंड फीमेल स्लेव्स हैं फोर्सफुली भाई सेक्सुअल रिलेशन उनके बीच बनवाए जाते थे ताकि बेबी हो, फिर उसके बाद उसको भी स्लेव बना दो। तो दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल। डिस्क्राइब द रोमन एम्पायर्स एक्सपेंशन अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट। तो रोमन एम्पायर जो है यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक फैला हुआ था, जहाँ आज की डेट में इटली, स्पेन, ग्रीस, इजिप्ट और तुर्की का कुछ एरिया आता है। इस तरीके से देखो, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका और एशिया है ना, ये सारे, और ऑस्ट्रेलिया हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं। इसमें अफ्रीका, यूरोप और एशिया, इन 3 में आपको रोमन एम्पायर बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखेगा। ठीक है। राइट द अचीवमेंट्स ऑफ एम्परर कॉन्स्टेंटाइन। तो कॉन्स्टेंटाइन के टाइम पे ये हुआ था कि ये पहला क्रिश्चियन एम्परर था। कॉन्स्टेंटाइन वॉज द फर्स्ट रोमन एम्परर जो कि क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुआ और क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड किया इसने। फिर एडिक्ट ऑफ मिलान, सो ही लीगलाइज क्रिश्चियनिटी, उसने क्रिश्चियनिटी को लीगल किया एंड एंडेड द प्रोसिक्यूशन ऑफ क्रिश्चियंस, और इसने बोला कि भाई क्रिश्चियंस को कोई तंग नहीं करेगा और क्रिश्चियंस को एक तरीके से भाई सेफ्टी मिली यहाँ पे। फाउंडेड कॉन्स्टेंटाइनोपल, यानी कि कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी खुद की एक न्यू कैपिटल बनाई रोमन एम्पायर की, जो कि बाइजेंटाइन में थी, जिसको बाद में कॉन्स्टेंटाइनोपल कहा गया, जो आज की डेट में इस्तांबुल है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा पावर का सेंटर बन गया था। स्ट्रेंथन द रोमन एम्पायर, तो जो एम्परर था कॉन्स्टेंटाइन, उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स करे आर्मी में, गवर्नमेंट में, जिससे कि एम्पायर और ज़्यादा अच्छा हुआ, स्ट्रॉन्ग हो गया। अब हमारा तीसरा चैप्टर है नोमैडिक एम्पायर्स। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द अचीवमेंट्स ऑफ चिंगिस खान्स आर्मी एंड ऑल्सो स्टेट द रीज़न ऑफ इट्स सक्सेस। तो देखते हैं भाई चिंगिस खान या गेंगिस खान जो है उसकी आर्मी ने क्या क्या किया था। तो अचीवमेंट्स ऑफ गेंगिस खान्स आर्मी, सबसे पहली चीज़ है कि इनका एम्पायर बहुत बड़ा था। सो चिंगिस खान्स आर्मी क्रिएटेड द लार्जेस्ट लैंड एम्पायर इन हिस्ट्री स्ट्रेचिंग फ्रॉम चाइना टू यूरोप। भाई चाइना से यूरोप तक इतना बड़ा एम्पायर था इनका। कॉन्करिंग सिटीज़, तो इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ को कॉन्कर किया, जैसे कि चाइना, पर्शिया, सेंट्रल एशिया के बहुत बड़े बड़े शहर। इसके अलावा मिलिट्री टैक्टिक्स की बात करें, सो द मंगोल आर्मी वॉज नोन फॉर इट्स एडवांस मिलिट्री टैक्टिक्स। बहुत एडवांस थे भाई ये, सरप्राइज अटैक करते थे, साइकोलॉजिकल वॉर करते थे, एफिशिएंट कम्युनिकेशन सिस्टम था। फिर है कल्चरल एक्सचेंज, उन्होंने जहाँ जहाँ पर भी वो गए वहाँ पे इन्होंने अपने कल्चर को लोगों को सिखाया, और इसके अलावा वो बहुत अलग अलग जगहों पे कनेक्टेड हुए, जिससे ट्रेड वगैरह बढ़ा और कल्चरल एक्सचेंज बढ़ा एशिया और यूरोप के बीच में, क्योंकि ये लोग तो एशियन थे। अब ये यूरोप में जब जाते थे ट्रेड करने तो वहाँ का कल्चर इधर आता था, इनका कल्चर वहाँ जाता था। अब इनकी सक्सेस के पीछे का मेन रीज़न क्या है? एक तो इनके घुड़सवार लोग बहुत ज़्यादा स्किल वाले थे। द मंगोल सोल्जर्स वर एक्सपर्ट हॉर्समैन, बहुत एक्सपर्ट थे वो। अलोविंग दैम टू मूव क्विकली एंड स्ट्राइक सडनली, एकदम क्विकली मूव करते थे भाई वो और एकदम से हमला कर देते थे। डिसिप्लिन एंड ट्रेनिंग, सो द आर्मी वॉज वेल ट्रेन्ड एंड हाईली डिसिप्लिन। आर्मी को बहुत अच्छे से ट्रेन किया गया था, डिसिप्लिन आर्मी थी, स्ट्रिक्ट रूल होते थे, लीडर बहुत अच्छे थे इनके। यूज़ ऑफ इंटेलिजेंस, सो जितनी भी इंफॉर्मेशन आती थी इनके दुश्मनों की वो इंटेलिजेंस से आती थी, जिससे कि वो आगे का प्लान बहुत सक्सेसफुली बना पाते थे, जिससे वो अटैक कर पाएँ। अडेप्टेबिलिटी की बात करें तो गेंगिस खान्स आर्मी अडेप्टेड टू डिफरेंट एनवायरनमेंट, अलग अलग तरीके के एनवायरनमेंट में वो लोग अडेप्ट करके लड़ना जानते थे और अपनी अच्छी से अच्छी स्ट्रेटजी बनाना जानते थे। यूनिटी एंड लॉयल्टी,
तो जितने भी सोल्जर्स थे वो सारे के सारे लॉयल थे किंगिस खान के लिए, जिससे एक स्ट्रॉन्ग फोर्स बनी, एक यूनाइटेड फोर्स बनी। एक्सप्लेन द रीजंस फॉर द डाउनफॉल ऑफ मंगोल एम्पायर। सो डाउनफॉल की बात करें तो एक तो बहुत बड़ा एम्पायर हो गया था, कंट्रोल करने में दिक्कत आ रही थी, became too big to manage effectively with different regions far apart। बहुत रीजन तो बहुत दूर दूर थे और बहुत डिफिकल्टी आती थी गवर्न करने में उन्हें। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा हो रहे थे। जब किंगिस खान की डेथ हुई तो जो उसके डिसेंडेंट्स थे, जो उसके आगे की जनरेशन्स आई, वो आपस में ही लड़ते रहते थे भाई पावर के लिए, जिससे कि इंटरनल डिवीजन बहुत ज़्यादा हो गया और एम्पायर वीक हो गया। कल्चरल डिफरेंसेस, जो एम्पायर बहुत बड़ा था तो उसमें कल्चर्स भी बहुत ज़्यादा थे, रिलीजन भी बहुत ज़्यादा थे, तो बहुत मुश्किल था यूनिटी बनाए रखना और पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल बनाना। लोकल रेवेलियंस, होता क्या था, बहुत सारे ऐसे रीजन्स थे अंडर द मंगोल रूल, उन्होंने क्या करा, अपने वहाँ रेबेल मतलब कुछ लोग इकट्ठे हुए और वो रिबेलियन करने लगे कि हम अपना अलग एक अपनी टेरिटरी मांग रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि एम्पायर और वीक हो जा रहा है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, तो होता क्या है, इतने बड़े एम्पायर को मेंटेन करने में होता है कि पैसा ज़्यादा लगता है, रिसोर्सेज ज़्यादा लगते हैं, जिससे इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज आती हैं और लेस मनी फॉर द आर्मी, और पैसा बहुत कम बचता है। फिर वाई द सेंट्रल एशियन नोमैड यूज टू गो टू चाइना, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। क्या आप बता सकते हो, एक कमेंट करके बता दो कि सेंट्रल एशिया के जो नोमैड्स थे वो चाइना में क्यों जाया करते थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइटल वॉज कन्फर्ड अपॉन फॉर डिक्लेयरिंग गेंगिस खान एज मंगोलियन लीडर। कौन सा टाइटल दिया गया था भाई इसको, तो द टाइटल कन्फर्ड अपॉन गेंगिस खान व्हेन ही वॉज डिक्लेयर्ड द लीडर ऑफ द मंगोल वॉज चिंगिस खान या चंगेज खान, यानी कि इसको गेंगिस खान भी लिखते हैं, चिंगिस खान भी और चंगेज खान भी, तो आप कुछ भी कह सकते हो। हिंदी में कहते हैं इसको चंगेज खान, चंगेज, इंग्लिश में ये लोग लिखते हैं इसको गेंगिस। तो आप सोच रहे होंगे कि प्रोनाउंसिएशन अलग है, स्पेलिंग अलग है। सो द टाइटल गिवन टू हिम इन 1206 एट अ कुलतई, कुलतई का मतलब होता है काउंसिल होती थी मंगोल्स लोग की असेंबली, जहाँ पे चंगेज खान को यूनिवर्सल रूलर बोला गया और ओशियनिक रूलर बोला गया, यानी कि जो दूर दूर तक जिसका राज हो। सो इससे पता चलता है कि उसकी सुप्रीम अथॉरिटी, सभी मंगोल ट्राइब्स को उसने एक किया और अपनी लीडरशिप का लोहा मनवाया, ठीक है, यानी कि जो लीडरशिप थी उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी और एक तगड़ा मंगोल एम्पायर इसने बनाया। हु वॉज जेंगिस खान, एवेल्युएट द रोल ऑफ गेंगिस खान एंड मंगोल्स इन द इंटरनेशनल हिस्ट्री। तो भाई देखते हैं, गेंगिस खान ओरिजिनली बचपन में इसका नाम तेमुजीन था, वो फाउंडर है मंगोल एम्पायर का और पहला ग्रेट खान है, और इसने बहुत हिस्ट्री का बहुत बड़ा एक एम्पायर खड़ा किया, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं 1162 में मंगोलियन स्टेपीज के एरियाज़ में इसका जन्म हुआ था, और जो मंगोल ट्राइब्स बिखरी हुई थी उसने इन सबको यूनाइटेड किया, और उसके बाद इसको टाइटल मिला जेंगिस खान का, यानी यूनिवर्सल रूलर। फिर उसके बाद है, उसने कहाँ कहाँ पे अटैक किया था भाई, सेंट्रल एशिया में, मिडल ईस्ट में, यूरोप के कुछ पार्ट्स में, चाइना में, ठीक है, इन सब जगहों पे ये अटैक करता था। यूनिफिकेशन ऑफ मंगोल ट्राइब्स, तो चेंगिस खान ने सभी नोमैडिक ट्राइब्स जितनी भी थी, नोमैडिक मतलब ये लोग इधर उधर घूमते रहते थे जानवरों को लेके, तो इन सभी को इकट्ठा करके ट्रांसफॉर्मिंग देम फ्रॉम वेरिंग क्लैंस इनटू अ यूनाइटेड एंड पावरफुल मिलिट्री फोर्स। इसने इन्हीं नोमैडिक ट्राइब्स को एक मिलिट्री फोर्स के रूप में ट्रांसफॉर्म कर दिया ट्रेनिंग देकर। सो इससे क्या है, एक स्टेबल और एक सेंट्रलाइज लीडरशिप मिली इन लोगों को, मंगोल्स को, जिससे ये बड़े बड़े लार्ज स्केल मिलिट्री कैंपेन्स चला सकते थे। मिलिट्री इनोवेशंस, तो चंगेज़ खान जाना जाता था अपनी मिलिट्री जीनियस के लिए और उसकी टैक्टिक्स के लिए। सो उसकी आर्मी बहुत फ्लेक्सिबल थी, डिसिप्लिन थी, और बहुत अच्छे से उनको लड़ाई लड़ना आता था, वॉरफेयर में वो लोग बहुत अच्छे थे अक्रॉस द वर्ल्ड। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मंगोल एम्पायर, सो अंडर द चंगेज़ खान लीडरशिप मंगोल्स ने बड़ी बड़ी टेरिटरीज चाइना से लेके, पर्शिया से लेके, मिडल ईस्ट से लेके ईस्टर्न यूरोप तक अपने अंडर कर ली। His empire created a new order in these regions, altering political boundaries and power dynamics। तो उसका जो एम्पायर था उससे क्या है कि कुछ बहुत सारे चेंजेस आए, पॉलिटिकल बाउंड्रीज बदल गई, क्योंकि इसके एरिया में बहुत सारी चीज़ें आ गई थी। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा द थ्री ऑर्डर्स। सो द थ्री ऑर्डर्स में सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा इम्पॉर्टेंट है, जो कि वो है
हु वर नाइट्स, गिव अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लॉर्ड एंड नाइट्स। तो 9th सेंचुरी से क्या होता था, लोकल वॉर बहुत ज़्यादा हो रहे थे यूरोप में, एंड एक अच्छी कैलरी की नीड थी, ठीक है। क्योंकि जो पहले क्या होता था, किसान लोगों को ही आर्मी में सोल्जर बना दिया जाता था, वो लोग अमेच्योर होते थे, अनाड़ी होते थे, सही से लड़ नहीं पाते थे। तो लड़ाइयाँ बढ़ने लगी तो भाई ज़रूरत थी अब ऐसी ट्रेंड बढ़िया सी सोल्जर्स की ग्रुप की। सो अ न्यू सेक्शन ऑफ पीपल नोन एज द नाइट्स, अब जो नाइट्स नाम से एक नया सेक्शन है सोसाइटी में वो एमर्ज करता है। दे वर लिंक टू द लॉर्ड जस्ट एज लॉर्ड्स वर लिंक टू द किंग। हमने ये पढ़ा है फ्यूडलिज्म में, जो लॉर्ड होते हैं वो किंग्स के साथ कनेक्टेड होते थे और जो नाइट्स होते थे वो लॉर्ड्स के साथ कनेक्टेड होते थे। तो इस तरीके से ये इनका कनेक्शन था। द लॉर्ड गेव द नाइट अ पीस ऑफ लैंड, और ये जो लॉर्ड होते थे इनके, वो इनके सोल्जर ये जो काम करते थे, मिलिट्री सर्विस देते थे, उसके बदले में ही वो उनको लैंड दिया करते थे, और उस लैंड को फीफ कहा जाता था। अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्स को जो लैंड दिया जाता था उसको क्या कहते थे, तो उसको फीफ कहा जाता था, और लॉर्ड उसको प्रोटेक्ट भी करता था। सो द फीफ कुड बी इनहेरिटेड एंड एक्सटेंडेड बिटवीन 1000 एंड 2000 एकर्स। भाई बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें होती थी ये, और ये इनहेरिटेड भी ज़मीन हो सकती है। अगर आपके पिताजी कोई नाइट थे तो आपको भी उनकी ज़मीन मिलेगी, ऐसा सीन था। सो इट इंक्लूडेड अ हाउस फॉर द नाइट एंड हिज फैमिली। तो उस पूरी ज़मीन पे नाइट और उसकी फैमिली रहती थी। वहाँ पे एक चर्च भी होता था, ठीक है, एक वहाँ पे वाटर मिल भी होती थी, वाइन प्रेस वगैरह भी होती थी जहाँ वाइन वगैरह बनती थी, और ये लोग काम भी करते थे, इनके घर वाले वहाँ पे, बच्चे वगैरह। लैंड ऑफ द फीफ वॉज कल्टिवेटेड बाय पीजेंट्स। जो ज़मीन है फीफ की उस पे पीजेंट्स लोग काम करते थे। एंड इन एक्सचेंज द नाइट पेड हिज लॉर्ड अ रेगुलर फी एंड प्रोमिस टू फाइट फॉर हिम इन वॉर। तो नाइट्स लोग क्या करते थे, एक तो भाई प्रॉमिस करते थे कि मैं आपके लिए लड़ूंगा जब आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। और ये नाइट्स लोग जो हैं फेंसिंग करते थे, वो तलवारबाजी सी होती है, और डमी के ऊपर प्रैक्टिस करते थे अपनी स्किल को अच्छी करने के लिए। दे कैन सर्व मोर देन वन लॉर्ड, एक से ज़्यादा लॉर्ड भी इनके हो सकते थे, बट ज़्यादातर क्या होता है, इनके जो खुद के लॉर्ड होते हैं, ठीक है, दे कैन सर्व मोर देन वन लॉर्ड बट देयर मेन लॉयल्टी रिमेन्स टू देयर ओन लॉर्ड। तो जो मेन लॉर्ड है वो उसके लिए सबसे ज़्यादा ये लॉयल रहते थे, ठीक है, बाकी और भी लोगों के लिए काम करते थे ये। कंपेयर द कंडीशन ऑफ लाइफ फॉर अ फ्रेंच सर्फ एंड अ रोमन स्लेव। तो इन दोनों में क्या है इनकी लाइफ में कंपैरिजन अगर हम देखें। सो लाइफ ऑफ अ फ्रेंच सर्फ, फ्रांस में क्या होता था, सर्फ होते थे। सो फ्रेंच सर्फ लोग वो थे, वो ऐसे किसान थे, ऐसे पीजेंट थे, हु वर बाउंड टू द लैंड दे वर्क ऑन। उस पे वो बाद मतलब बंधे हुए थे, वो उस ज़मीन को छोड़ के जा नहीं सकते थे। दे कुड नॉट लीव विदाउट लॉर्ड परमिशन। उनकी काम और उनकी ड्यूटीज़ क्या थी, जो सर्फ लोग होते थे, वर्क द लैंड फॉर द सर्फ्स वर्कड द लैंड फॉर द लॉर्ड गिविंग अ पोर्शन ऑफ देयर क्रॉप्स एज रेंट। जो भी वो काम करते थे उसमें एक पोर्शन उनको अपना रेंट देना होता था, ठीक है, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं उस ज़मीन का। दे ऑल्सो परफॉर्म अदर लेबर, कुछ और भी काम वो लोग करते थे, जैसे कि रोड की रिपेयरिंग करना, बिल्डिंग्स का काम करना, बनाने का, मजदूरी करना भी वो लोग करते थे। इनकी फ्रीडम बहुत लिमिटेड थी। सर्फ हैड सम पर्सनल राइट्स, जैसे कि शादी करना, छोटी मोटी प्रॉपर्टी खरीदना, बट स्टिल दे वर अंडर लॉर्ड्स कंट्रोल। प्रोटेक्शन की बात करें, इतना सब काम करने के बदले में सर्फ लोगों को लॉर्ड लोग एक बात कहते थे, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, जब आपके ऊपर कोई अटैक कर देगा या कभी वॉर वगैरह होगी तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। लाइफ ऑफ अ रोमन स्लेव, अगर रोमन स्लेव की बात करें तो स्लेव्स को एक प्रॉपर्टी समझा जाता था, ठीक है, ऐसा है, वो फैमिली का एक हिस्सा होते थे, उनको खरीदा और बेचा जाता था, पनिशमेंट भी दी जाती थी। वेरिड वर्क, स्लेव से अलग अलग काम करवाया जाता था, घर के काम, फार्म में काम करवाना, और इसके अलावा क्राफ्ट का काम करवाना, और ग्लेडिएटर का काम करवाना, ठीक है, कि अगर किसी को मारना है तो उसमें इन्हीं को आगे किया जाता था, चल भाई इसका गला काट। नो फ्रीडम, यानी कि जो सर्फ को फ्रीडम होती थी वो स्लेव्स को फ्रीडम नहीं थी, घूमने फिरने की, अपनी प्रॉपर्टी लेने की, अपनी तरीके से अपने डिसीजंस लेने की। उनका किस्मत, उनका फेट पूरा डिपेंड करता था उसके ओनर के ऊपर कि वो क्या करवाना चाहता है उससे। पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रीडम, सो सम स्लेव्स कुड बी फ्रीड बाय देयर ओनर्स। कुछ कुछ लोग क्या करते थे, अपने स्लेव्स को आज़ाद कर देते थे, और जो लोग आज़ाद हो जाते थे उनको फ्रीड मैन कहा जाता था। गारंटी तो नहीं है कि हर कोई आज़ाद कर देगा, बट जिसको आज़ाद किया जाता था वो फ्रीडमैन कहलाता था फिर।
हाउ डिड द कैथेड्रल टाउन्स इन फ्रांस केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो कैथेड्रल टाउन्स क्या है, फ्रांस के अंदर कुछ ऐसे शहर थे जो 10th से 12th सेंचुरीज के आसपास डेवलप हुए थे। यहाँ चर्च बहुत ज़्यादा होते थे। द क्रिश्चियन चर्च बिकेम वेरी पावरफुल ड्यूरिंग दिस टाइम। ये जो 10th से 12th सेंचुरी का टाइम था, इसमें चर्च बहुत पावरफुल था। जो बिशप होते थे, जो कि हाई रैंकिंग ऑफिशियल थे चर्च के, उन्होंने बड़े बड़े कैथेड्रल्स बनाना शुरू करे, बड़े बड़े चर्च बनाना शुरू करे, जहाँ पर वर्शिप का काम होता था, पूजा पाठ होती थी, एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता था। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो एज यूरोप बिकेम मोर स्टेबल आफ्टर द अर्ली मिडेवल पीरियड, ट्रेड एंड एग्रीकल्चर इम्प्रूव। तो यहाँ पे जब यूरोप में स्टेबिलिटी आई तो ट्रेड भी अच्छा हुआ, एग्रीकल्चर भी अच्छा हुआ। सो दिस लेड टू द ग्रोथ ऑफ टाउन्स। तो इसकी वजह से कैथेड्रल के आसपास ये जो चर्च बनते थे, इनके आसपास टाउन्स की ग्रोथ होने लगी, जहाँ लोग इकट्ठा होते थे ट्रेड के लिए, काम करने के लिए, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए। अट्रैक्शन टू पिलग्रिम्स। जो कैथेड्रल टाउन्स थे वो भाई आपको पता है चर्च वगैरह के लिए फेमस थे। बहुत सारे लोग वहाँ पे रिलीजियस मतलब रीजन से भी आते थे, पिलग्रिम्स आते थे। सो दिस ब्रॉट मोर पीपल टू द एरिया लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ बिजनेस। अब जब लोग आते हैं तीर्थ यात्री दूर दूर से, पिलग्रिम्स, तो उस एरिया में इन्स भी बनेंगे जहाँ पे लोग रात रुकेंगे, मार्केट्स भी ग्रो करेंगी, और क्राफ्ट्स पीपल जो लोग अपना सामान बेचने आ रहे हैं उनका सामान भी बिकेगा, आसपास वो मार्केट्स ही लगाएंगे। अर्बन डेवलपमेंट भी होगा। ये छोटी छोटी कम्युनिटीज़ जो बनी थी इन चर्चेज़ के आसपास, एक टाइम आया कि बहुत बड़े बड़े शहर बनने लगे, फिर ये बड़े बड़े घर बनने लगे, शॉप्स बनने लगी, पब्लिक बिल्डिंग्स बनने लगी। सो इससे क्या है, दीज टाउन्स बिकेम इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ रिलीजन, इकोनॉमी एंड कल्चर। सपोर्ट फ्रॉम नोबेलिटी। जो नोबल्स होते थे, लॉर्ड्स होते थे, वो भी इन कैथेड्रल्स को बनाने में सपोर्ट करते थे और पैसा वगैरह देते थे, ठीक है। एक्सप्लेन डिवीज़न इन द फ्रेंच सोसाइटी। तो फ्रेंच सोसाइटी में सबसे पहले आपका फर्स्ट ऑर्डर आता है। आपको पता है 3 ऑर्डर हैं। सबसे पहला ऑर्डर है द क्लर्जी। सो ये है जैसे कि प्रीस्ट वगैरह होते हैं, फादर वगैरह चर्च के, रिलीजियस लोग जो होते हैं, जो रिलीजियस ड्यूटीज अपनी निभाते थे। इनका फ़ायदा ये होता था कि इनसे टैक्स कोई नहीं लेता था, इनकी खुद की ज़मीनें होती थी और इनको एक टैक्स खुद मिलता था जिसको टीथ कहा जाता था, जो चर्च खुद एक टैक्स लेता था। दूसरा ऑर्डर था नोबेलिटी। नोबेलिटी में वॉरियर लोग होते थे, लैंड ओनर्स होते थे, लॉर्ड्स होते थे, नाइट्स होते थे, जो लोग बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, अधिकारी लोग, जो कि मैनेज करते थे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और एस्टेट्स वगैरह को। प्रिविलेजेस की बात करें तो इनके बड़े बड़े स्टेट्स, अपनी प्रॉपर्टी थी, पॉलिटिकल पावर थी इनके पास, टैक्सेस वगैरह इनसे ज़्यादा नहीं लिए जाते थे। थर्ड ऑर्डर है द कॉमनर्स, आम आदमी, जिसमें पीजेंट लोग हैं, गांव के कस्बे के लोग हैं, जो ज़मीनों पर काम करते थे या कोई प्रोडक्शन का काम करते थे, टैक्स देते थे बहुत ज़्यादा। लाइफ इनकी कैसी थी, राइट्स बहुत कम थे और ये सबसे ज़्यादा थे भाई पॉपुलेशन में, बट वही है, पावर उतनी ही कम थी। व्हाट वाज द मेनोरियल सिस्टम एंड हाउ डिड इट फंक्शन। मेनोरियल सिस्टम का मतलब है कि इसमें क्या है कि एक जगह होती थी, एक लैंड था जो लॉर्ड का होता था, उसको मेनर कहा जाता था। वहाँ पे सभी किसान विसान लोग रहा करते थे। इस मेनर नाम की जगह में बड़े बड़े स्टेट्स होती थी, बड़े बड़े फार्म्स होते थे, बड़ा चर्च होता था, एक पूरा गांव पूरा बना होता था इस ज़मीन पे। लॉर्ड जो है वहाँ पे प्रोटेक्शन देता था उस ज़मीन को, और पीजेंट्स बदले में वहाँ पे मेहनत करते थे और प्रोड्यूस करते थे, वहाँ पे क्रॉप्स वगैरह उगाते थे। सो ये जो सिस्टम है, इसमें क्या है कि सेल्फ सफिशिएंट इकॉनमी बनाने का मेन मकसद था कि उस एक मेनर को किसी और जगह से कुछ ना लेना पड़े, अपने ही मेनर यानी कि अपने गांव में खुद ही सब कुछ उगा लो, खुद ही सब कुछ प्रोड्यूस कर लो। व्हाट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म इन मिडाइवल यूरोप। क्यों फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन हुआ। एक तो जब ट्रेड का और टाउन्स का ग्रोथ होता है तो इससे क्या है, लोगों के पास ना वेल्थ थोड़ी ज़्यादा आ गई, लोगों के पास काम धंधे थोड़े और नए नए आ गए, तो इससे पावरफुल मोनार्क्स का राइज हुआ, जिससे कि पावर पूरी सेंट्रलाइज्ड हो गई। पहले तो पावर इन्हीं फ्यूडल लॉर्ड्स के हाथ में होती थी जिस पे ज़मीन ज़्यादा थी, अब क्या है, पावर मोनार्क के हाथ में चली गई। और द ब्लैक डेथ, एक ऐसा टाइम विच रिड्यूस द पॉपुलेशन, जिससे पॉपुलेशन एकदम से कम हो गई वहाँ यूरोप की, और लेबर की शॉर्टेज हो गई। सो ऐसे में क्या है कि जब लेबर की शॉर्टेज हो जाती है तो ये पीजेंट लोग जो हैं इनके भाव बढ़ जाते हैं, तो ये बोलते हैं कि हम भाई हम बार्गेन करेंगे। सो इससे में क्या, ऐसे में क्या होता है, द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मिलिट्री टेक्नोलॉजीज सच एज गन पाउडर एंड। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। व्हाट वर द की फीचर्स ऑफ द रेनेसा एंड हाउ डिड इट मार्क
आर ट्रांजिशन फ्रॉम मिडेवल टू मॉडर्न यूरोप। तो आइए देखते हैं क्या फीचर्स हैं। सो देखो, द रेनेसा वॉज अ पीरियड, एक ऐसा पीरियड था जहाँ बहुत ज़्यादा कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था यूरोप में 14 से 17 सेंचुरी के बीच में। और इसमें क्या है, यूरोप मिडेवल से मॉडर्न यूरोप बन रहा था। और इसमें जो क्लासिकल जो पुरानी लर्निंग है वो रिवाइव हो रही थी, आर्ट में एडवांसमेंट हो रहा था, साइंस में एडवांसमेंट हो रहा था, इंटेलेक्चुअल थॉट्स डेवलप हो रहे थे। सबसे पहले आता है रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग, जिसको ह्यूमनिज्म कहा गया। यानी कि द रेनेसा एम्फसाइज अ रिटर्न टू एंशियंट ग्रीक एंड रोमन नॉलेज। जो एंशियंट ग्रीक लोग होते थे, जो रोमन लोग होते थे, उनकी जो नॉलेज थी उनको दोबारा से इन इटालियन लोगों ने बोला कि हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। Humanism become the dominant intellectual movement, focusing on subjects like grammar, rhetoric, poetry and history and moral philosophy. So ये सारी चीज़ें दोबारा से पढ़ी जाने लगी जो क्लासिकल चीज़ें थी। So thinkers like Francesco Petrarch promoted the direct study of classical text. इसने क्या बोला कि भाई जो पुराने टेक्स्ट हैं आपके उनको पढ़ो आप सीधा, और इन्होंने बोला ज़्यादा रिलीजियस चीज़ों में अब मत फंसो। फिर है ग्रोथ ऑफ सिटी स्टेट्स एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। इटालियन जो सिटीज़ हैं, कुछ फ्लोरेंस जैसे वेनिस, ये बहुत वेल्दी हो गई क्योंकि यहाँ ट्रेड बहुत ज़्यादा होता था। एंड इन लोगों ने, फिर वेल्दी लोगों ने वहाँ के आर्टिस्ट लोगों को जो है सपोर्ट किया, फंड किया। Unlike medieval feudal structures, Renaissance Italy saw the rise of independent city-states governed by merchant elites rather than the feudal lords or monarch. अब जो cities जो डेवलप हो रही थी उसको मेनली कौन कंट्रोल कर रहा था? जो मर्चेंट लोग थे, पैसे वाले, ना कि फ्यूडल लॉर्ड्स। आर्टिस्टिक एंड आर्किटेक्चरल एडवांसमेंट, तो रेनेसा के टाइम पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया रियलिज्म पे और ह्यूमन इमोशंस को दिखाने में। कहीं ना कहीं जो आर्टिस्ट थे वो ऐसे मतलब ऐसी पेंटिंग्स और ऐसी स्कल्पचर्स बनाने लगे जो बहुत एकदम रियल लगती थी। कुछ आर्टिस्ट हैं जैसे जियोटो, डोनटेलो, लियोनार्डो दा विंची, इन्होंने ह्यूमन एनाटॉमी को इतना अच्छे से पढ़ा ताकि वो स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स को बिल्कुल एकदम ह्यूमन की तरह बना पाए। द रीडिस्कवरी ऑफ एंशियंट रोमन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, यानी कि जो पहले के ज़माने में जो बिल्डिंग्स बनती थी वो दोबारा से लोगों ने वैसा ही स्टाइल, क्लासिकल एलिमेंट्स जैसे कॉलम बनाना, डोम्स बनाना, वो दोबारा से शुरू कर दिया। साइंटिफिक इंक्वायरी एंड साइंटिफिक रेवोल्यूशन, द रेनेसा थिंकर्स बिगिन क्वेश्चनिंग ट्रेडिशनल मेडिवल बिलीफ्स। जो मेडिवल टाइम पे जो कुछ रिलीजियस ऐसे ढोंग डबास चल रहा था उस पर इन लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू किया और बोला ऑब्जर्व करो, एक्सपेरिमेंट करो, तब उस चीज़ पे विश्वास करो। कोपरनिकस बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए जिन्होंने हीलियोसेंट्रिक थ्योरी को प्रपोज किया, मीन्स सूर्य के चारों तरफ, सन के चारों तरफ हमारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद है जो चर्च वाले तो कहते थे जियोसेंट्रिक है, ठीक है, हमारी भाई जो धरती है वो बीच में, बाकी सब बाहर है, ऐसा नहीं होता। गैलीलियो गैली हुए, केपलर हुए, इन्होंने भी आगे साइंटिफिक रेवोल्यूशंस करी, साइंस में बहुत ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया। प्रिंटिंग रेवोल्यूशन आया, एक टाइम ऐसा आया जब जोहानिस गुटेनबर्ग ने अपनी प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया 1455 में, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को प्रोड्यूस किया जा सकता था, जिससे रेनेसा के जो आइडियाज़ थे पूरे यूरोप में जल्दी से फैल गए, क्योंकि बुक्स जल्दी से जल्दी प्रिंट हो जाती हैं, वो आइडियाज़ उसमें छाप के पूरी दुनिया में आप वो आइडियाज़ पहुँचा दोगे, ठीक है। द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, इसी टाइम पे मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च की बहुत ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो बुराई करी 1517 में, और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट चलाया जहाँ पर जो क्रिश्चियनिटी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक तो कैथोलिक और एक तरफ थे प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट लोग वो थे जो पुराने वाले कैथोलिक्स लोग से परेशान थे और उनके इन्फ्लुएंस से परेशान थे। द रेनेसा इनकरेज इंडिपेंडेंट थॉट, यहाँ पे रेनेसा कहता है आप अपने थॉट्स को इंडिपेंडेंट रखो और चर्च को कंट्रोल मत करने दो आपकी लाइफ के ऊपर। How did the revival of Italian cities contribute to the growth of trade, culture and independent city-states like Florence and Venice? क्या हुआ कि फ्लोरेंस और वेनिस जैसे जो सिटी स्टेट्स थे उनका ग्रोथ हुआ, किस तरीके से? सबसे पहले तो ट्रेड का ग्रोथ होता है। इटालियन सिटीज़ तो बहुत ही ट्रेड हब थी भाई, ऐसी जगह पे थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था, यूरोप, एशिया और इस्लामिक दुनिया का। द सिल्क रूट एंड मेडिटेरेनियन ट्रेड बूस्टेड कॉमर्स, ठीक है, ये जो सिल्क रूट था वहीं से होते हुए जा रहा है, मेडिटेरेनियन ट्रेड रूट है, सारे लोग तो वहीं ट्रेड करने आ रहे हैं। बैंकिंग एंड मर्चेंट नेटवर्क्स मेड सिटीज़ वेल्दी, ये जो ट्रेड, बैंकिंग, मर्चेंट नेटवर्क, इससे ही यहाँ की सिटीज़ अमीर हो गई इटली की। राइज ऑफ इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स,
सो इटली हैड नो सेंट्रल गवर्नमेंट और सो सिटीज़ रूल्ड देमसेल्व्स। तो इटली की कोई प्रॉपर, पूरे इटली की कोई गवर्नमेंट नहीं थी, हर सिटी की अपनी अलग एक सिटी स्टेट होता था, वही अलग अलग गवर्नमेंट्स होती थी। सिटीज़ लाइक फ्लोरेंस एंड वेनिस बिकेम रिपब्लिक्स रन बाय मर्चेंट इंस्टीड ऑफ किंग्स। तो फ्लोरेंस और वेनिस जैसी जगहों को मर्चेंट लोग जो है वो चलाते थे, कोई राजा नहीं चलाता था। A strong sense of citizenship replaced feudal rule। तो लोगों में एक सिटीजनशिप की फीलिंग भी आने लगी थी। कल्चरल एडवांसमेंट, यूनिवर्सिटीज़ इन सिटीज़ लाइक पादुआ, बोलोग्ना, ये ऐसी यूनिवर्सिटीज़ अब नई नई आने लगी जिससे कि लर्निंग और प्रमोट हुई। ह्यूमनिज़्म, जो मैंने अभी पीछे भी आपको पढ़ाया, ह्यूमनिज़्म ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाने लगा, पुराने ग्रीक और रोमन टेक्स्ट को पढ़ाया जाने लगा। फ्लोरेंस तो भाई आर्ट का सेंटर बन गया, वहाँ पे एक से एक आर्टिस्ट निकले, जियोटो, लियोनार्डो दा विंची। प्रिंटिंग प्रेस से आपको पता है नए नए आइडियाज़ पूरे यूरोप में फैल गए। पॉलिटिकल सोशल चेंजेस भी आए, जो मर्चेंट लोग होते थे वो फ्यूडल लॉर्ड्स नहीं थे, वो ही सिटीज़ को कंट्रोल कर रहे थे। वेनिस एंड जेनोवा हैड मर्चेंट लेड गवर्नमेंट। समझ रहे हो, गवर्नमेंट पूरी मर्चेंट लोगों ने ही लेड कर रखी थी। तो ये चीज़ें हैं भाई, मर्चेंट्स का बहुत रोल था। What were the major contributions of Arab and Muslim scholars to the European Renaissance and Scientific Revolution? ये क्वेश्चन बहुत बारी आता है पेपर में। तो सबसे पहले है कि जो ग्रीक और रोमन बुक्स थी उनको अरेबिक में ट्रांसलेट किया गया, कीपिंग देम सेफ व्हेन यूरोप हैड लॉस्ट देम। तो जब यूरोप के बहुत सारे लोगों ने ये सारा पुराना ज्ञान खो दिया था, तो ऐसे में ये अरब लोगों ने ही इस सब को ट्रांसलेट करके रखा हुआ था। और लेटर यूरोपियंस ट्रांसलेटेड दीज अरेबिक टेक्स्ट बैक इनटू लैटिन लर्निंग फ्रॉम देम। समझ रहे हो, जो ओरिजिनल ग्रीक और रोमन बुक्स हैं वो तो उन्होंने खो दी, अब जब अरब वाले लोगों ने इसका ट्रांसलेशन कर रखा था तो इन्होंने अरब वालों से लेकर फिर वापस उसको लैटिन में ट्रांसलेट किया। तो ऐसा था। एडवांसेस इन मेडिसिन, मेडिसिन के उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। इब्न सीना, जिसको अवेसिना भी कहा जाता है, उन्होंने बुक लिखी थी कैनन ऑफ मेडिसिन, जिसमें बहुत ज़्यादा सेंचुरीज तक यूरोप में वो बुक यूज़ हुई। अल राज़ी है जो कि बीमारियों और ट्रीटमेंट के बारे में लिखते थे, जिससे डॉक्टर्स को बहुत मदद मिली। एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स में भी बहुत एडवांसमेंट हुआ। अल ख्वारिज़मी ने अलजबरा को इंट्रोड्यूस किया, जिससे आगे जाके डेसिमल नंबर सिस्टम डेवलप हुआ। इब्न अल हयाथम, इन्होंने क्या करा, स्टडी करा ऑप्टिक्स को, और जिससे क्या है कि साइंटिफिक मेथड डेवलप करे। ग्रीक बुक्स ऑन एस्ट्रोनॉमी, कुछ ग्रीक बुक्स एस्ट्रोनॉमी में, जैसे टॉलमी की अलमजिस्ट, इसको अरेबिक में ट्रांसलेट किया गया था, बाद में फिर यूरोपियंस ने इसको पढ़ा अपने में ट्रांसलेट करके। फिलॉसफी एंड साइंस की बात करूं तो इब्न रुशद जो हैं उन्होंने एरिस्टोटल को पढ़ा, और इसके अलावा अपने पूरे आइडियाज़ को लिखा। उसके बाद क्रिश्चियन स्कॉलर्स ने इसके आइडियाज़ को पढ़ा, फिर ये इस तरीके से नॉलेज जो है इधर से उधर गई। इम्पैक्ट ऑन द साइंटिफिक रेवोल्यूशन, तो जो यूरोपियन साइंटिस्ट हुए बड़े बड़े कोपरनिकस और गैलीलियो, इन्होंने अरेबिक बुक्स को पढ़ के ही साइंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखी। सो द साइंटिफिक अप्रोच ऑफ अरब स्कॉलर्स, जो इन्होंने अरब स्कॉलर्स ने जो भी किया उससे यूरोप के लोगों को बहुत मदद मिली, ठीक है, आगे बढ़ने में। हाउ डिड द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस बाय जोहानिस गुटेनबर्ग इम्पैक्ट द स्प्रेड ऑफ नॉलेज एंड आइडियाज़ इन यूरोप। तो होता क्या है कि जब प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी नहीं थी तो किताबों को हाथ से लिखा जाता था, लंबा समय लगता था लिखने में। प्रिंटिंग प्रेस से क्या है, टाइम भी बच गया, फास्ट भी प्रिंट हो रहा है, सस्ता भी हो गया, क्योंकि पहले हाथ से लिखना पड़ रहा है, प्रिंट हो रहा है तो सस्ता तो हो ही जाएगा, कोई भी खरीद के पढ़ सकता है। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग, बुक्स जो है वो सभी स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल थी, स्कॉलर्स के पास अवेलेबल थी, पब्लिक के पास अवेलेबल थी। पीपल नो लॉन्गर हैड टू रिलाई ओनली ऑन टीचर्स और द चर्च टू लर्न। अब लोगों को पहले की तरह क्या होता है, सीखने के लिए सिर्फ टीचर्स पे ही डिपेंड नहीं रहना पड़ता था, अब वो खुद वो बुक लेके पढ़ सकते थे। यूनिवर्सिटी एंड स्कूल्स ग्रू एज मोर पीपल हैड एक्सेस टू बुक्स। जब लोग ज़्यादा किताबें पढ़ने लगे तो यूनिवर्सिटी और स्कूल्स की भी ग्रोथ हुई। ग्रोथ ऑफ न्यू आइडियाज़, रेनेसा के कुछ आइडियाज़ हैं जैसे ह्यूमनिज्म, साइंस, आर्ट, ये सारी चीज़ें बुक्स में जब छपी तो और ज़्यादा ये आइडियाज़ फैले। द बाइबल वॉज प्रिंटेड इन लोकल लैंग्वेजेस, ठीक है, बाइबल का ही प्रिंट कर दिया भाई लोकल लैंग्वेज में, ताकि सभी लोग खुद पढ़ लें, ठीक है, किसी जो है प्रीस्ट के भरोसे ना रहना पड़े, खुद ही आप नॉलेज ले लो बाइबल की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हेल्प द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, मार्टिन लूथर ने क्या करा, जो भी इसके आइडियाज़ थे उन सभी को प्रिंट करवाए, और प्रिंट करवा कर जो है जो कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट जो भी वो सोचता था उसने सारी की सारी चीज़ें अपनी
प्रिंट करवा ली और उसको लिखवा लिया। सो इससे क्या है, प्रोटेस्टेंट जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट था वो और स्ट्रॉन्ग हो गया। बिगिनिंग ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, साइंटिस्ट लोग अब अपनी जो भी डिस्कवरी है उसको पब्लिश कर सकते थे, शेयर कर सकते थे इजीली। तो कोपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन, इन सभी लोगों ने अपने आइडियाज़ को बहुत जल्दी से शेयर किया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल। अब समझते हैं कि यहाँ से क्या बन सकता है। What were the major consequences of European colonization on indigenous population in North America and Australia? क्या consequences रहे? तो एक तो लैंड डिस्पोजेशन, यानी कि जब यूरोपियन लोग आए दे टुक ओवर इंडिजीनियस लैंड फॉर फार्मिंग। जो लोगों की जगहें थी इन्होंने ले ली फार्मिंग करने के लिए, सेटलमेंट्स बनाने के लिए और इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए। जो नेटिव लोग थे उनको साइन करवाया फोर्सफुली अनफेयर ट्रीटीज़ के ऊपर और उनकी जगहों को बहुत सस्ते में ख़रीद लिया। यूएसए के अंदर नेटिव ग्रुप्स वर पुश्ड वेस्टवर्ड, नेटिव लोगों को वेस्ट साइड की तरफ पुश्ड कर दिया गया विद मैनी सेंट टू रिजर्वेशंस, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ में घुसा दिया गया कईयों को, और कईयों को उनकी जगहों से ही भगा दिया। इन ऑस्ट्रेलिया इंडिजीनियस पीपल वर डिस्प्लेस्ड एज ब्रिटिश सेटलर एक्सपेंडेड, वहाँ पे ब्रिटिश लोग चले गए और वहाँ के जो इंडिजीनियस लोग थे उनको इधर उधर भगा दिया। फिर है पॉपुलेशन डिक्लाइन, सो मैनी इंडिजीनियस पीपल डाइड, बहुत सारे नेटिव लोग थे जो मर गए बीमारियों से, जैसे स्मॉल पॉक्स, मिसल्स, क्योंकि उनके अंदर कोई इम्यूनिटी नहीं थी। वैसे ये यूरोपियन लोग बहुत बीमारियां लेकर आए। वॉयलेंट कॉन्फ्लिक्ट विद सेटलर, सेटलर मतलब वही यूरोपियंस, तो उनके साथ जब इनके कॉन्फ्लिक्ट होते थे वो बहुत वॉयलेंट होते थे, जिससे इनकी लड़ाइयों में ये मर जाते थे। इन ऑस्ट्रेलिया 90% से भी ज़्यादा नियरली इंडिजीनियस लोग जो हैं वो मरे डिजीज़ की वजह से, वॉयलेंस की वजह से और स्टारवेशन, भूखमरी की वजह से। कल्चरल सप्रेशन, सो इंडिजीनियस कस्टम्स जो उनके ट्रेडिशंस थे, लैंग्वेजेस थे, उसको सप्रेस किया जाता था, उसको बेकार समझा जाता था। यूरोपियन सेटलर व्यू देम एज अनसिविलाइज, यूरोपियन लोग उनको अनसिविलाइज मानते थे और यूरोपियन तरीके से रहने के लिए उनको फोर्स करते थे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर द गवर्नमेंट रिमूव्ड मिक्स हेरिटेज इंडिजीनियस चिल्ड्रन फ्रॉम देयर फैमिलीज टू एसिमिलेट देम इनटू वाइट सोसाइटी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, द गवर्नमेंट रिमूव्ड मिक्स्ड हेरिटेज इंडिजीनियस चिल्ड्रन फ्रॉम देयर फैमिलीज, यानी कि जो मिक्स जनरेशन्स ऐसी आ रही हैं, एक नेटिव है और दूसरा कोई और है, तो उनको बिल्कुल ऐसे रिमूव कर दिया गया अपनी फैमिलीज से। और नेटिव लैंग्वेजेस, जो नेटिव लोगों की लैंग्वेज है और जो उनके ट्रेडिशंस हैं वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगे, क्योंकि नेटिव लोगों को बोला गया कि आप इंग्लिश सीखो, इंग्लिश में बात करो। सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इंडिजीनियस पीपल लोस्ट देयर मेन सोर्सेज ऑफ फूड एंड इनकम लीडिंग टू पॉवर्टी। अब जो इंडिजीनियस लोग थे उनका भाई एक तो कोई काम धंधा नहीं था, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, खाना नहीं मिल रहा था। मैनी वर फोर्स टू वर्क अंडर हार्श कंडीशंस, बुरे बुरे कंडीशन में काम करते थे, माइंस के अंदर, फार्म्स के अंदर। नॉर्थ अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिजीनियस लोगों के पास ज़्यादा राइट्स नहीं थे और उनको लीगल कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती थी। 20वीं सेंचुरी में गवर्नमेंट्स ने थोड़ा थोड़ा इनको, इनके राइट्स को रिकॉग्नाइज करना शुरू किया, थोड़ी इनको सपोर्ट दी, वरना इससे पहले कुछ नहीं था। What do you know about gold rush? Explain in detail the development of industrialization in America due to gold rush. गोल्ड रश का मतलब है एक ऐसा इवेंट जो मिड 19th सेंचुरी में हुआ कैलिफोर्निया में, अमेरिका के आसपास, जहां गोल्ड डिस्कवर किया गया। और गोल्ड आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट होता है। सो बहुत सारे लोग यूरोप, चाइना और अमेरिका के आने लगे अपनी अपनी किस्मत को संवारने गोल्ड की तलाश में। और 10 मैसिव इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल, इतने सारे लोग आएंगे और एंड इतने सारे पीपल एंड रिसोर्सेज लेड टू ड्रास्टिक सोशल, इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब इतने सारे लोग आए, इतने सारे रिसोर्सेज की भी ज़रूरत पड़ने लगी, तो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुए सोशियो इकोनॉमिक। इम्पैक्ट क्या हुआ गोल्ड रश का? रश का मतलब वही है भगदड़ करना, और गोल्ड के लिए भगदड़ करना। तो कौन कौन आया था वो मैंने आपको बता दिया। ट्रांसपोर्टेशन एंड रेलवे एक्सपेंशन, अब हुआ क्या, The need to transport gold miners, settlers and goods across the vast American landscape led to the construction of railway। अब इतना गोल्ड जो निकलेगा, मजदूर जो लेके जाने हैं, उसके लिए भाई कोई ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम तो होना चाहिए, तो इन लोगों ने रेलवेज बनाई। सो द ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल रोड, जो कि 1869 में बन गया था, जो कि कनेक्ट करता है द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द यूएस। इससे क्या है, ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा तेज होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाया जा सकेगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी। बहुत सारे चाइनीज़ लेबरर्स को हायर किया जाता था, रेल्स के उससे उनको लेके आते थे, काम करवाते थे। तो इस तरीके से रेलवे का भी अपना ही रोल था।
अर्बनाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सिटीज़। सो कुछ सिटीज़ हैं जैसे कि सैन फ्रांसिस्को, इनकी बहुत जल्दी ग्रोथ हुई, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे माइनर्स और ट्रेडर्स आ गए थे। बैंक एंड बिजनेसेस एंड फैक्ट्रीज वर एस्टेब्लिश, इस एरिया में बहुत सारे बैंक बनाए गए, बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगा, फैक्ट्रीज लगाई गई, ठीक है, ताकि माइनिंग रिलेटेड इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं उनको सपोर्ट मिले। पोर्ट बनाए गए, ट्रांसपोर्ट हब्स को और ज़्यादा एक्सपेंड किया गया ताकि ट्रेड और अच्छे से हो सके। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन माइनिंग, सो बहुत बड़े स्केल पर माइनिंग करनी थी, तो ऐसे में क्या है कि इंडस्ट्रियल मशीनरी की बहुत ज़रूरत थी गोल्ड निकालने के लिए, तो हाइड्रोलिक माइनिंग का यूज़ किया गया, और मशीनाइज्ड ड्रिलिंग जो होती है उसका यूज़ किया गया, मशीनों से ड्रिलिंग की गई। तो इससे क्या है, बाद में इसी एडवांसमेंट का फ़ायदा कोयला निकालने के लिए, आयरन माइनिंग के लिए भी होने लगा इसी का यूज़, ठीक है। गोल्ड माइनिंग तो हो ही रही थी, इसी टेक्नोलॉजी से बाकी चीज़ें भी होने लगी। एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन एंड लार्ज स्केल फार्मिंग, हुआ क्या, द डिमांड फॉर फूड फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन, अब जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो खाना भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है, माइनर्स लोगों को, इससे क्या होगा, लेड टू द एक्सपेंशन ऑफ लार्ज स्केल एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर भी ज़्यादा होने लगा फिर कैलिफोर्निया में। सो लैंड वॉज क्लियर्ड एंड इरीगेशन सिस्टम्स वर डेवलप्ड, तो पूरी ज़मीन को साफ करके इरीगेशन सिस्टम अच्छे से डेवलप किया गया ताकि अच्छे से एग्रीकल्चर हो सके। डिस्प्लेसमेंट ऑफ नेटिव अमेरिकन एंड लैंड सीजर, सो गोल्ड रश से क्या हुआ, बहुत सारे नेटिव लोगों को उन्हीं की ज़मीनों से हटा दिया गया। लार्ज स्केल फार्मिंग एंड माइनिंग डेस्ट्रॉयड ट्रेडिशनल इंडिजीनियस हंटिंग ग्राउंड्स, जहाँ पे वो लोग हंटिंग करने जाते थे, वो जगहों को साफ करवा के वहाँ पे एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया लोगों ने। इससे क्या है, उनकी कम्युनिटी जिस चीज़ से सस्टेन कर रही थी वो मुश्किल हो गया। द US गवर्नमेंट ऑफन सीज नेटिव लैंड्स इन वायलेशन ऑफ प्रायर ट्रीटीज़, जो पहले की ट्रीटीज़ कर रखी थी उसको भी तोड़कर इनकी ज़मीनें इनसे छीनी गई बहुत बारी। तो ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल एंड ट्रेड इंस्टीट्यूशंस, सो गोल्ड रश की वजह से क्या है, बैंकिंग स्ट्रेंथन हुई, फाइनेंशियल सेक्टर मजबूत हुए ताकि जो है कि गोल्ड को स्टोर किया जा सके, ट्रेड किया जा सके। स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट कंपनीज की ग्रोथ हुई यहाँ पे, ठीक है, ताकि लोग और ज़्यादा इन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट वगैरह में और ये माइनिंग वगैरह में पैसा लगाएं, इन्वेस्ट करें। अमेरिकाज एक्सपेंशन एज एन इम्पीरियल पावर, सो 19th सेंचुरी तक आते आते इंडस्ट्रियल वेल्थ जो गोल्ड से इसको पैसा मिला और जो बाकी नेचुरल रिसोर्सेज से, इससे अमेरिका का बहुत एक्सपेंशन हुआ और हवाई और फिलीपींस जैसे एरिया भी अमेरिका के अंडर में आ गए और अमेरिका धीरे धीरे पैसे वाला बन गया। What was the impact of the wind of change of 1970s on the life of Australians? तो एक टाइम आया 20th सेंचुरी में जब नेटिव लोगों के भलाई में सरकार ने कुछ किया था। सबसे पहले इनके राइट्स को रिकॉग्नाइज किया। एंड ऑफ टेरा नूलियस कॉन्सेप्ट, यानी कि एक कॉन्सेप्ट होता था बहुत सेंचुरीज से दैट ऑस्ट्रेलिया वाज कंसीडर्ड टेरा नूलियस, यानी कि लैंड बिलोंगिंग टू नो वन, यानी कि ऑस्ट्रेलिया किसी की ज़मीन नहीं है। और वो कहते थे कि इंडिजीनियस ऑस्ट्रेलियंस जो हैं उनके कोई लैंड राइट नहीं है। फिर क्या है, लीगल एंड सोशल रिकॉग्नाइजेशन। फिर क्या है, 1970 के आसपास एक्नॉलेज किया गया इंडिजीनियस लोगों के हेरिटेज, उनके कल्चर को, हाँ भाई वो लैंड से कनेक्शन है उनका। लैंड राइट मूवमेंट्स चले, बहुत सारे एक्टिविस्ट लोग हैं जिन्होंने क्लेम करा कि भाई हमारे इंडिजीनियस लैंड हैं ये और हमें कुछ लैंड राइट्स दो। तो 1976 में कुछ ऐसा एक्ट बनाया गया जिससे कि कुछ इंडिजीनियस ग्रुप्स को ओनरशिप दी गई अपने पुरानी ज़मीनों की। इंक्रीज्ड मल्टीकल्चरलिज्म एंड एंड ऑफ वाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी, सो एक पॉलिसी थी अंग्रेज़ों की, द वाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी, विच रिस्ट्रिक्टेड नॉन यूरोपियन इमिग्रेशन, यानी कि कोई भी नॉन यूरोपियन बंदा यहाँ नहीं आएगा। इस चीज़ को 1970 में बंद कर दिया गया। द गवर्नमेंट एम्ब्रेस्ड मल्टीकल्चरलिज्म, अब जो गवर्नमेंट आई उसने बोला भाई अलग अलग कल्चर्स के लोग डाइवर्सिटी के साथ रह सकते हैं, एशियन लोग भी आ सकते हैं, सेटल हो सकते हैं। सो इस चेंज की वजह से क्या हुआ, ऑस्ट्रेलियाज कल्चरल, सोशल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप वॉज काफ़ी ज़्यादा चेंज और एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनी जहाँ हर तरीके के लोग थे। चेंजेस इन एजुकेशन एंड हिस्टोरिकल अवेयरनेस, सो 1970s तक ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री मेनली फोकस करती है ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के ऊपर, इंडिजीनियस लोगों के कंट्रीब्यूशन को इग्नोर किया गया था। फिर एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं WEH स्टेनर, उन्होंने अपना लेक्चर दिया द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस 1968 में, जहां उन्होंने बताया कि कैसे ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री को मिटा दिया गया और जो यहाँ के नेटिव लोगों के एक्सपीरियंसेस रहे, जो कंट्रीब्यूशन रहे, उसको भुला दिया गया। फिर यूनिवर्सिटी और स्कूल में इंडिजीनियस लोगों की हिस्ट्री, कल्चर और कंट्रीब्यूशन को पढ़ाया जाने लगा। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी हुए, लाइक द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस प्रोग्रेसिव पॉलिसीज, जैसे वर्कर्स के राइट, अच्छी दिहाड़ी उनको मिलना, पब्लिक हेल्थ केयर एक्सपेंशन, ठीक है,
स्ट्रॉन्गर वेलफेयर प्रोग्राम ताकि इन मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को मदद मिले, ग्रेटर फोकस और वीमेन राइट्स, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट ने करी। एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन की बात करें तो 1970s में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस देखने को मिलती है एनवायरमेंट इश्यूज़ को लेकर, जैसे डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज। बहुत सारी कंजर्वेशन मूवमेंट्स चली जिससे कि बड़े बड़े नेशनल पार्क बनाए गए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाए गए। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एनवायरनमेंट पे भी ध्यान दिया, इंडिजीनियस लोगों पे भी ध्यान दिया, इनके कल्चर पे भी ध्यान दिया। अब हमारा 7th चैप्टर है पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन। पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन में पहला क्वेश्चन बनता है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है व्हाट वर द की फीचर्स ऑफ द मेजी रिस्टोरेशन एंड अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मेजी रिफॉर्म्स वाज द मॉडर्नाइजिंग ऑफ द इकोनॉमी। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मेजी रिस्टोरेशन का, तो देखो मेजी रिस्टोरेशन एक वो पीरियड है जहां जापान में चेंजेस आ रहे थे, जहां जो जापान की जो कंट्री है वो फ्यूडल सोसाइटी से एक मॉडर्न और इंडस्ट्रियल नेशन बनने जा रहा था। तो सबसे पहले तो क्या हुआ, शोगुन्स का जो रूल था वो खत्म हो गया। कुछ पावरफुल मिलिट्री रूलर्स होते थे जिनको शोगुन कहा जाता था, उनका रूल खत्म हुआ और जो एम्परर है वो अब जापान में सेंट्रल अथॉरिटी बन गया, सेंट्रलाइजेशन हो गया पावर का। सो द गवर्नमेंट वॉज रीऑर्गेनाइज, दोबारा से गवर्नमेंट को बनाया गया। नेशनल यूनिटी को सभी को एक करने के लिए बात कही गई, एक ब्यूरोक्रेसी बनाई गई, प्रॉपर ऑफिसर्स की टीम बनाई गई, एडमिनिस्ट्रेटिव टीम बनाई गई, मिलिट्री रिफॉर्म्स किए गए। जापान बिल्ट अ मॉडर्न आर्मी, बहुत अच्छी आर्मी बनाई भाई जापान ने, नेवी बनाई यूरोपियन से इंस्पायर होकर। मिलिट्री सर्विस बिकम कंपलसरी फॉर ऑल मैन ओवर 20 ईयर। एजुकेशन अच्छी की गई, स्कूल कंपलसरी किए गए, स्टूडेंट्स को अच्छे से अपने जापान के लिए कैसे लॉयल रहना है वो सिखाया गया, एम्परर के लिए लॉयल रहना है वो सिखाया गया। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की बात करें तो जापान अडॉप्टेड आइडियाज़, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम यूरोप एंड अमेरिका, ठीक है, वहाँ से इन्होंने ये सब सीखा था। फिर है इंडस्ट्रियलाइजेशन। जापान फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ बाय बिल्डिंग इंडस्ट्रीज, जापान में इंडस्ट्रीज बनाई गई, रेलवेज बनाए गए, फैक्ट्रीज बनाई गई। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, अब जापान में इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन हुआ। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मेजर रिफॉर्म वाज द मॉडर्नाइजेशन ऑफ जापान्स इकोनॉमी। क्या हुआ इसके लिए, एग्रीकल्चरल टैक्स आया। सो जो गवर्नमेंट है वो टैक्स कलेक्ट करने लगी फार्मर्स से और उस पैसे को इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करने लगी। बिल्डिंग रेलवे एंड रोड, जापान में पहला रेलवे बनाया गया टोक्यो से योकोहामा तक और ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूव हुआ। मॉडर्न फैक्ट्रीज़ बनाई गई, टेक्सटाइल मिल बनाई गई, कपड़ों की फैक्ट्रीज, ठीक है, मशीन्स वगैरह यूरोप से आती थी। सपोर्ट फॉर बिग कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनी जैसे मित्सुबिशी, सुमितोमो, इसको गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया कि आप भाई बड़े बड़े शिप्स बनाओ। फिर है इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री वर्कर्स बढ़ गए बहुत ज़्यादा, ठीक है, एक टाइम पे 7 लाख होते थे तो एक टाइम पे 4 मिलियन हो गए, तो इससे बहुत ज़्यादा रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ। एनकरेजिंग एक्सपोर्ट, जापान ने बोला इंपोर्ट कम करेंगे, बना के बेचेंगे ज़्यादा। पॉपुलेशन ग्रोथ भी हुआ बहुत ज़्यादा, बहुत लोग जो हैं जॉब्स के लिए सिटीज़ में जाने लगे। हाउ वॉज रिपब्लिक एस्टेब्लिश्ड इन चाइना, डिस्क्राइब कंप्लीट प्रोसेस। अगर आपसे पूछा जाता है कैसे चाइनीज़ रिपब्लिक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो बिफोर चाइना बिकम अ रिपब्लिक वहाँ पे एम्परर हुआ करते थे, किंग डायनेस्टी थी। हावेवर इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से और फॉरेन इंटरफेरेंस की वजह से और लोगों में डिससेटिस्फेक्शन की वजह से एक रेवोल्यूशन हुआ जिसकी वजह से चाइना एक रिपब्लिक बना। तो प्रॉब्लम्स क्या थी किंग डायनेस्टी के साथ? बाय द 19th सेंचुरी किंग डायनेस्टी वॉज वीक, बहुत वीक डायनेस्टी थी, कंट्रोल नहीं कर पा रही थी चाइना को। वेस्टर्न कंट्रीज लगातार चाइना को फोर्स कर रही थी कि वो ट्रेड करे, ठीक है, और जिससे कि उनकी इकोनॉमी वीक होती जा रही थी। जैसे ओपियम वॉर्स होते हैं, जो किसान लोग हैं वो बहुत गरीबी में थे एंड देयर वर फ्रीक्वेंट रेबेलियंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। सो द सेल्फ स्ट्रेंथनिंग मूवमेंट, यानी कि चाइना को मॉडर्नाइज करने के लिए कुछ मूवमेंट्स हुई, वो भी फेल हो रही थी, करप्शन बहुत हो रहा था। तो ऐसे में लोगों ने आवाज़ उठाई। इन्फ्लुएंस ऑफ रिफॉर्मर्स एंड रेवोल्यूशनरी आइडियाज़, अब एक रिफॉर्मर का नाम आता है सन यात सेन। उन्होंने बोला चाइना को मैं बदल के रहूँगा। 3 बातें उन्होंने बोली, नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी एंड लाइवलीहुड, ठीक है, सन मिन चुई कहते हैं इसको। तो नेशनलिज्म मीन्स चाइना कोई भी बाहर का कंट्रोल ना करे बंदा, चाइना हमारा है। डेमोक्रेसी, लोग अपने गवर्नमेंट को खुद चुने। लाइवलीहुड यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऐसे करो कि लोगों की ज़िंदगी में सुधार हो। सो द आइडिया ऑफ वेस्टर्न डेमोक्रेसी एंड द रशियन रेवोल्यूशन ऑल्सो इन्फ्लुएंस रेवोल्यूशनरीज। अब वेस्टर्न कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी आ रही थी, रशियन रेवोल्यूशन से भी लोग सीख रहे थे,
तो वो चीज़ें इन्होंने यहाँ भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी। फिर आता है 1911 का रेवोल्यूशन, जिसको सिन्हाई रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अक्टूबर 1911 में सोल्जर्स और जो रेवोल्यूशनरी लोग थे उन्होंने क्या करा थोड़ा सा अपनी तरफ से आवाज़ उठाना शुरू करी। स्टार्टेड एन अपराइजिंग इन वूचांग डिमांडिंग द एंड ऑफ द किंग डायनेस्टी। ये लोग चाहते थे किंग डायनेस्टी अब खत्म कर दो भाई, अभी ये कोई काम सही से नहीं कर रहे हैं। सो द रेवोल्यूशन क्विकली स्प्रेड टू अदर प्रोविंसेस। ये रेवोल्यूशन और एरियाज में भी स्प्रेड हो गया। दिसंबर 1911 तक ज़्यादातर जो प्रोविंसेस थे वो अपने आप को किंग रूल से अलग कर चुके थे। वो कहते हैं अब हम इंडिपेंडेंट हैं। एंड ऑफ द क्विंग डायनेस्टी। लास्ट एम्परर था पुई, जो कि एक बच्चे की तरह था। द गवर्नमेंट वॉज टू वीक, बहुत वीक थी। सो फरवरी 1912 में द किंग डायनेस्टी ऑफिशियली एब्डिकेटेड, पूरी तरीके से उन्होंने गिव अप कर दिया, उनका रूल खत्म हुआ 2000, एंडिंग ओवर 2000 ईयर ऑफ इंपीरियल रूल। जो चाइना का इंपीरियल रूल चला आ रहा था 2000 साल से, वो खत्म हो गया चाइना के अंदर। एस्टेब्लिशमेंट होता है अब रिपब्लिक का। सो सन यात सेन पहला प्रेसिडेंट बनता है रिपब्लिक ऑफ चाइना का 1912 में। एक नई गवर्नमेंट बनाई जाती है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के साथ, बट बहुत चैलेंजेस आते हैं। युआन शिकाई एक पावरफुल जनरल था जिसने फोर्स किया सन यात सेन को स्टेप डाउन करने के लिए और उसने कंट्रोल ले लिया। युआन ने कोशिश करी कि डिक्टेटर बने, बट बाद में लेटर अटेम्प्टेड टू मेक हिमसेल्फ एम्परर, वो खुद को राजा बनाने लगा और उसके बाद मर गया 1916 में। कुछ नहीं मिला भाई इसको। स्ट्रगल्स आफ्टर द रिपब्लिक वॉज एस्टेब्लिश। सो जब युआन भी मर गया तो चाइना फेल इनटू कैओस एज डिफरेंट मिलिट्री लीडर्स। बार बार लीडर्स आ रहे थे, पावर के लिए लड़ रहे थे। फिर होता है द ग्यूओमिंडांग, यानी कि जो नेशनलिस्ट पार्टी है, एंड द कम्युनिस्ट पार्टी। ये दो फोर्सेस मेन बचती हैं जो आपस में लड़ती हैं पावर के लिए। इवेंचुअली 1949 में जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके पास ही कंट्रोल आता है, चाइना कम्युनिस्ट स्टेट बनता है माओ के अंडर में। तो इसी के साथ ये क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फीडबैक लिखें, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।